नमस्कार आप सभी का चाणक्य एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं 67 बीपीएससी क्रैश कोर्स पर और हिस्ट्री का ये आपका अगला सीरीज का वीडियोस है और जिस पर हम लोग बात करेंगे वेस्टर्न एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार 1817 से या 1827 से 1947 के बीच में बिहार में जो पश्चिमी शिक्षा का विकास हुआ इसके बारे में आपको जानना है। आपको पता है कि बिहार शिक्षा में पहले से ही महान राज्य आप कह सकते हैं। नालंदा, विक्रमशिला, उदनपुरी जैसे विश्वविद्यालय बिहार में ही थे और प्राचीन काल में इतने महान विश्वविद्यालय जिसकी ख्याति न सिर्फ भारत में थी बल्कि भारत से बाहर भी थी। बाहर बाहर से लोग भी पढ़ने के लिए आते थे। समय का पहिया घूमता है। ये विश्वविद्यालय अपने शिखर पर पहुंचे और ऐसे ऐसे स्कॉलर्स, ऐसे ऐसे विद्वान को तैयार किए जिन्होंने न सिर्फ भारत के शिखर को मजबूत किया बल्कि वह दूर देशों में जाकर के भी वहां पर भी उस देश को मजबूत और समृद्ध करने में अपने योगदान को निभाते हैं। तो बिहार का शिक्षा प्रणाली या कहिए आप कि जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली थी वो प्राचीन काल से समृद्ध रही है, लेकिन मध्यकाल में इन सबको नष्ट कर दिया गया। बाद में जब अंग्रेज हमारे यहां आए तो अंग्रेजों ने एक कंपनी के रूप में आए थे। आपको पता है 16वीं शताब्दी में, और एक कंपनी यूरोप से आई भारत में। उद्देश्य था व्यापार करना, लेकिन भारत में उन्होंने परिस्थिति को देखा और भाव गए कि यहां पर शासन करना पॉसिबल है, क्योंकि भारत उस समय यूनाइट नहीं था, डिसेंट्रलाइज था, अलग अलग शक्तियों के केंद्र थे। अंग्रेजों ने व्यापार करने के उद्देश्य से पहले व्यापार किया, लाभ कमाया, धीरे धीरे कंपनी स्टैब्लिश की तो सिक्योरिटी के लिए सेना रखा, फिर आपस में डिवाइड एंड रूल खेला, डिप्लोमेसी खेली, ताकत को हासिल किया, पैसा को हासिल किया, सेना को हासिल किया और पूरे भारत को रौंदते चले गए। और 1757 और 1764 पलासी और बक्सर, कहानी खत्म उत्तर भारत की, पैक कर दिया, सत्ता पे कंट्रोल करेंगे। आप बताइए, पहले आप जब सत्ता पे नियंत्रण करेंगे, भारत पे जब कंट्रोल करेंगे, आप क्या चाहेंगे कि इस नियंत्रण को मजबूत किया जाए कि भैया कोई शक्ति हमको चैलेंज ना कर सके। तो अंग्रेजों ने जब चैलेंज ना कर सके तो अंग्रेजों ने अपनी आर्मी को स्ट्रांग किया, पुलिसिंग प्रणाली को स्ट्रांग किया, अंग्रेजों ने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांग किया, साथ साथ अंग्रेजों ने एक ऐसे वर्ग को तैयार किया जो अंग्रेजों के पक्ष में रहे। जमींदार को तैयार किया, साहूकार को तैयार किया, बुद्धिजीवी को तैयार किया, कई सारे रियासत को अपने पक्ष में रखा जो सल्तान की क्रांति में अंग्रेजों के समर्थन में थे, क्योंकि अंग्रेज को यहां पर शासन करना था ना, विरोध नहीं करवाना था। और देश के लोग अगर उसके साथ हो जाए अंग्रेजों के, तो शासन करना क्या आसान हो जाता है ना, सीधी सी बात है। अंग्रेज इस चीज को जानते थे। जब अंग्रेजों ने पुख्ता हो गया कि भैया भारत पे हमारा नियंत्रण स्थापित हो गया है, कोई शक्ति नहीं है जो हमको चैलेंज कर सके, छोटे मोटे विद्रोह होंगे, तब अंग्रेजों ने चालू किया कि क्यों नहीं इसको बना दिया जाए ईसाईयत कर, क्यों नहीं यहां के लोगों को पश्चिम की तरफ सोचने पर मजबूर कर दिया जाए। अगर पश्चिम की तरफ सोचने मजबूर कर दिया जाएगा तो क्या होगा, तो सोचिए, तो यही होगा, लोग भारत के, लेकिन मनोदशा, सोचने समझने की क्षमता पश्चिम जैसी। ऑब्वियसली बात है, ये लोग पश्चिम को अच्छा मानेंगे, पश्चिम को बेहतर मानेंगे और चाहेंगे कि अंग्रेज जो शासन करने आए वो अच्छे हैं, वो भले लोग हैं, वो बढ़िया लोग हैं, हमको शिक्षित कर रहे हैं, हमको बना रहे हैं पढ़ा लिखा। तो अंग्रेजों ने तब लड़ाई लड़ी मनोवैज्ञानिक। सोचिए, पहली लड़ाई थी कंट्रोल, आर्थिक और राजनीतिक, और अब लड़ाई चालू होती है मनोवैज्ञानिक, और अंग्रेजों ने सबसे बड़ा टूल्स को अपनाया, एजुकेशन। अंग्रेज चाहते थे कि भारत में एक ऐसे लोग तैयार हो अंग्रेजी शिक्षा से जिससे वो दिखने में भारतीय हो लेकिन सोचने समझने में वे अंग्रेज जैसे हो। वो चाहते थे कि भारत में ऐसे लोग तैयार हो जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करे, अंग्रेजों के साथ काम करे और सस्ते क्लर्क के रूप में अंग्रेज तैयार हो। अंग्रेज ये चाहते थे कि एक ऐसे लोग तैयार हो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके जो अंग्रेजों को अच्छा माने और अंग्रेजों के हर समय साथ दे। और यह पॉसिबल था जब आप अंग्रेजी में शिक्षा देते, हिंदी में शिक्षा नहीं देते। 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया शिक्षा के लिए कि भैया शिक्षा में खर्च करना चाहिए। लेकिन कमाल होता है, बेंटिक के काल में एक व्यक्ति है मैकाले। मैकाले ने भारत में शिक्षा प्रणाली की नींव को रखा। उन्होंने कहा कि एक विवाद चल रहा था उस समय
बेंटिक के काल में कि भारत में पश्चिम के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए या भारत में स्वदेशी भाषा पर शिक्षा दी जानी चाहिए। कुछ अंग्रेज भी थे जो ये कहते थे कि नहीं, भारत में पश्चिम आधार पर शिक्षा मत दीजिए, उनकी भाषा, उनके संस्कृति के आधार पर शिक्षा दीजिए। लेकिन जो सर्वोच्च लोग था वो जानते थे कि उनको अगर अपनी भाषा में शिक्षा दीजिएगा तो उनके अंदर राष्ट्रवाद फैलेगा, राष्ट्रवाद फैलेगा तो वो क्रांति करेंगे, क्रांति करेंगे तो आंदोलन होगा, आंदोलन करेंगे तो उनको रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अंग्रेज चाहते थे ना 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 ना, ऐसा काम नहीं करना। करना क्या है, इनको अंग्रेजी में शिक्षा हो। और बेंटिक, उनके द्वारा आयोग स्थापित किया गया, अध्यक्ष बनाया गया आपको मैकाले, और मैकाले ने जो शिक्षा नीति को अप्रोच किया उस नीति को पालन किया गया और भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव मानी जाती है मैकाले के आयोग से। तो समय समय पर पहले स्कूल स्टैब्लिश किए जाएंगे, अंग्रेजी स्कूल, शिक्षा पद्धति अंग्रेजी में होगी। हर किसी को शिक्षा का अधिकार नहीं होगा, हर कोई जा भी नहीं सकेगा क्योंकि महंगी शिक्षा होगी। ये भाषा आप घर पे हिंदी बोलते हैं या देसी भाषा बोलते हैं, वहां जाइएगा अंग्रेजी में टीचर बकबक करेगा, अंग्रेजी में आपको कंटेंट होगा, समझ में आने वाला है नहीं कहानी, तो कहां से बच्चे पढ़ेंगे। तो कुछ लोगों के लिए शिक्षा व्यवस्था, पहले छोटे मोटे स्कूल खुलेंगे, फिर बड़े बड़े विश्वविद्यालय खुलेंगे, फिर अंग्रेजों को समझ में आएगा यहां पर तकनीकी शिक्षा के लिए भी काम किया जाए, फिर वो कृषि के लिए विश्वविद्यालय खोलेंगे, डॉक्टरी के लिए खोलेंगे कॉलेज, इंजीनियरिंग के लिए खोलेंगे। तो भारत में शिक्षा प्रणाली की एक शाखाएं खुलने लगेगी 1833 के बाद या 37 के बाद से लेकर के 1930 तक। 100 सालों में अंग्रेजों ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को चेंज कर दिया। इससे पहले भारत में गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, समाप्त कर दिया, तहस नहस कर दिया, पूरी व्यवस्था चेंज हो गई। देखिए, एक ये डेवलपमेंट जानना है, लेकिन दूसरी तरफ हमें जानना है कि इसका प्रभाव क्या हो, ये ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है। पहले प्रभाव पढ़ लेते हैं, फिर डेवलपमेंट जानेंगे। आप बताइए, जब ये शिक्षा पद्धति भारत में आएगी, अंग्रेजों के द्वारा लाई जाएगी, तो इसके प्रभाव दो होंगे। एक प्रभाव है सकारात्मक, एक प्रभाव है नकारात्मक। भाई, नकारात्मक प्रभाव तो यही हुआ कि अंग्रेज एक ऐसे वर्ग को तैयार कर ले गए जो अंग्रेज के पक्षधर हो गए। अंग्रेज एक ऐसे वर्ग को तैयार कर ले गए जो भारतीय थे लेकिन अंग्रेज के हित में बात करते थे। अंग्रेज पूरी भाषा को ही चेंज कर दिए, लैंग्वेज को चेंज कर दिया। आज भी बताइए ना, अंग्रेजी शिक्षा सब लोगों को रोजगार नहीं दे सकती, ये बात हकीकत है। चाइना इसलिए विकसित है, डेवलप्ड है क्योंकि चीनी भाषा का प्रयोग होता है। जापान इसलिए डेवलप्ड है क्योंकि जापानी भाषा का। साउथ कोरिया इसलिए डेवलप है साउथ कोरियन भाषा का। जर्मन इसलिए डेवलप्ड है जर्मनी भाषा का। फ्रांस इसलिए डेवलप है फ्रेंच भाषा का। और भारत कम डेवलप्ड है क्योंकि अंग्रेजी भाषा का। हकीकत है ये बात। भैया, देश की 70% आबादी अंग्रेजी नहीं समझ रही है और आप हर जगह अंग्रेजी थोपते चलिएगा, क्योंकि थोपा गया अंग्रेजों के द्वारा, वही थोपा गया चीज हम आज भी लागू कर रहे हैं। ये नहीं कहते अंग्रेजी खराब है। ब्रिटेन चूंकि इंग्लिश बोलता है इसलिए इंग्लिश वहां ठीक है। हमारे यहां 70% तो इंग्लिश समझ भी नहीं सकते हैं, तो उनके लिए अंग्रेजी कहां से ठीक है। क्योंकि अंग्रेज ने जिस सिस्टम को लाया वो सिस्टम मानसिक गुलामी हो गई। क्या हो गई? मानसिक गुलामी। और आज समस्या यही है, आज भी समस्या से हम पीड़ित हैं। नेगेटिव बहुत बड़ा माइंडसेट है कि अंग्रेजों को गुलाम कर दिया और आज भी गुलाम है। कि भैया, मां बाप भी ये सोचते हैं कि मेरा बेटा हिंदी में नहीं पढ़ेगा, कहां पढ़ेगा? इंग्लिश में पढ़ेगा। क्यों पढ़ेगा इंग्लिश में? क्योंकि इंग्लिश अच्छा है, उसको रोजगार मिलेगा। और ये बात अब हकीकत निकाल के दिखा दीजिए कि भारत के डॉक्टर जो हैं, भारत के इंजीनियर्स हैं, भारत के एमबीए करने वाले, विशेष करके इंजीनियर और एमबीए करने वाले इंग्लिश में किए हैं, 25 लाख 30 लाख रुपए खर्चा किए हैं, उसके बाद भी वो 15,000 20,000 की नौकरी के लिए तैयार नहीं, योग्य नहीं है। पढ़े तो इंग्लिश में है ना। भाषा रोजगार का माध्यम नहीं होती है, लेकिन माइंडसेट जो तैयार कर दिया गया, अंग्रेजी में पढ़िए। अगर आपके अंदर योग्यता है, भाषा कुछ भी हो, आप किसी भी कीमत पर बेरोजगार नहीं रहिएगा। लेकिन अगर भाषा से आप गुलाम हो गए तो समझिए आप हर हस्तर पर बेरोजगार रहिएगा। भाषा आपके ज्ञान का माध्यम नहीं हो सकती है ना। ज्ञान तो अंदर है। आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, किस भाषा में पढ़ा, वो एक अलग बात है। हो सकता है क्योंकि कोई गांव का आदमी हिंदी में बोल रहा हो और एक शहर का आदमी इंग्लिश में बोल रहा हो, अगर दोनों अपनी बात को रख रहे हो और एक व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति यह सोचेगा कि इंग्लिश बोलने वाला ज्यादा समझदार है, हिंदी बोलने वाला फर्जी बात कर रहा है, क्योंकि हम पहले से गुलाम हैं कि अंग्रेजी अच्छा है और जो आज की समाज की परिदृश्य है। आज भी भारत में देखिए, मेडिकल आप जाइए दवाई खरीदने के लिए, आपको इंग्लिश में लिखा रहता है। क्यों लिखा रहेगा इंग्लिश में? 70% तो इंग्लिश समझ भी नहीं सकते। कभी पढ़ता है कि क्या कंपोजिशन है, क्या चीज के लिए यूज है? बताइए, गुलामी ही तो है। आप जितने भी रैपर उठा लीजिए, जितने भी फूड ग्रेन्स उठा लीजिए, सब में अंग्रेजी में लिखा रहता है। क्या मतलब? गुलामी। अंग्रेज इस काम में सफल रहे और आज भी सफल हैं। इसलिए यह शिक्षा का एक बहुत बड़ा नकारात्मक पहलू है कि इसने हमें मानसिक रूप से गुलाम बना दिया।
हम अंग्रेजी को अच्छा मान रहे हैं। इसलिए आज तेजी से ट्रेंड देखा जा रहा है भारत में कि गरीब मां बाप भी अपने बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि ऊपर वाले अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, ऊपर के हमसे ऊपर वाले अमीर लोग, इसलिए अंग्रेजी अच्छा है। और बच्चा ये जान ही नहीं रहा कि अंग्रेजी में उसको सिर्फ अंग्रेजी रटने का तोता बन गया, सिर्फ अंग्रेजी रट रहा है कि अंग्रेजी हमको याद करना है। अरे भैया, दिमाग नहीं खुल रहा है इसमें। और भारत के 70% ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली आबादी बहुत बड़ी समस्या से पीड़ित हो रही है। मां बाप बच्चे पे खर्च भी कर रहे हैं, अंग्रेजी विषय धड़ाधड़ खोल रहे हैं, अंग्रेजी स्कूल, क्वालिटी है नहीं। और ये बच्चे भारत में बेरोजगारी की फौज तैयार होगी। हकीकत बात है, क्वालिटी नहीं है, क्योंकि 10th क्लास तक आपका कैरेक्टर तैयार हो जाता है, तो आपकी समझ तैयार हो जाती है। तो ये हो गई नेगेटिव बात, ठीक है, परेशान नहीं होना है। ये वास्तविकता है इंडिया की। अब आइए इसकी हम पॉजिटिव बात करते हैं। अंग्रेजों ने जो अभी शिक्षण आया, तो सबसे पहले हमें पश्चिम के जो ज्ञान विज्ञान है उससे परिचय मिला, नॉलेज से। पश्चिम के नॉलेज, पश्चिम के थिंकर्स, पश्चिम के स्कॉलर से हमें जानकारी मिली। इससे हमारा समाज तार्किक हुआ, वैज्ञानिक हुआ, हमारा सोचना समझने का दायरा विकसित हुआ, जिससे राष्ट्रवाद की नींव मजबूत हुई। दूसरा, हमारा जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो क्या हुआ? तार्किक हुआ, रैशनल हुआ। हम चीजों को कई एंगल से सोचने लगे, क्योंकि सोचने समझने का दायरा भी एक्सपांड किया, क्योंकि इस नॉलेज ने कहीं ना कहीं हमें ज्ञान के उस दायरे को एक्सपांड किया। पहले हम एक परसेप्शन में सोचते थे, अब हमारे पास एक नया परसेप्शन आया। दोनों परसेप्शन में आप सोचिएगा तो आपका परसेप्शन का दायरा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और कहीं ना कहीं आपको सोचने समझने का परिचय मिलेगा। तीसरा, भारत में एक शिक्षित, एजुकेट मिडिल क्लास का जन्म हुआ इस शिक्षा प्रणाली से, मध्यम वर्ग का, जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त था, जो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के शोषण को जान गया था इस शिक्षा के द्वारा, कि भैया अंग्रेज क्या कर रहे हैं वास्तव में, अंग्रेज विदेशों में भी क्या कर रहे हैं। वो ये समझ गया कि अंग्रेज ब्रिटेन में अलग रूल्स लगा रहे हैं, भारत में अलग रूल्स लगा रहे हैं, और यही शिक्षित वर्ग, मध्यम वर्ग राष्ट्रवाद की नींव को खड़ा करता है। याद रखिएगा, ये लोग नहीं होते तो राष्ट्रवाद का जन्म नहीं होता। ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज बनाएंगे, ये लोग देश के लिए आंदोलन करेंगे, ये लोग राष्ट्र को एकजुट करेंगे, यही लोग लोगों के अंदर उस चेतना को जगाएंगे कि कैसे हमारा शोषण कर रहा है। सोचिए, अंग्रेज जिस काम को भारत में किए, वही काम उसके लिए बारूद बन गया, क्योंकि ये तैयार हो गए शिक्षित मध्यम वर्ग। और साथ साथ इस शिक्षा प्रणाली से हमें अंग्रेजों की वास्तविक चरित्र का पता लग गया कि भैया रियल कैरेक्टर अंग्रेजों का है क्या, अंग्रेज चाहते क्या है। वो चाहते हैं भारत की गुलामी, वो चाहते हैं भारत के सांस्कृतिक शोषण, वो चाहते हैं भारत नीचे रहे, वो चाहते हैं कि भारत पर लंबे समय तक राज किया जाए। ये बातें पता लगी जब हमारे लोग शिक्षित हुए, पढ़े लिखे हुए, तार्किक हुए, वैज्ञानिक हुए, तब हमें जाके ये पता लगी, और तब जाके भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व खड़ा होता है। और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने से एक फायदा और भी हुआ हमें कि भारत में कई से समाज सुधारक तैयार हो गए, जो रिफॉर्म करेंगे, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, ऐसे कई सारे लोग, स्वामी विवेकानंद। कहीं ना कहीं इन पर पाश्चात्य शिक्षण प्रणाली, पाश्चात्य चिंतन का प्रभाव था, जिन्होंने देखा कि समाज को गुलाम इसलिए बनाया गया है कि समाज में कई सारी कुरीतियां और अंधविश्वास हैं। उस कुरीतियों और अंधविश्वास को दूर करना है तो हमें तर्क का सहारा देना पड़ेगा, और यही सोशल रिफॉर्म है जो भारत में कई सारे सुधारक तैयार हुए। इसमें कहीं ना कहीं पाश्चात्य चिंतन और पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव था। तो ये सारे आपके सकारात्मक बिंदु हैं। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने कई सारी शिक्षण संस्थाओं की नींव रखी, जो शिक्षण संस्था आज भी बहुत अच्छा काम कर रही, नो डाउट। जैसे एग्रीकल्चर में हो गया, एनिमल हस्बेंड्री में हो गया, मेडिकल में हो गया, इंजीनियरिंग में हो गया। आजादी के बाद स्टैब्लिश होती, अंग्रेज नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षण संस्था भारत की नींव का काम की, और शिक्षण संस्था का भारतीकरण हुआ बाद में, और आज वो शिक्षण संस्था भारत को एक स्वर्णिम पटल पर ले जाने में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट। लेकिन ये शिक्षा का विकास बिहार और भारत में भी हुआ। हम उसमें बिहार किस में पढ़ना है। जब बिहार में शिक्षा का विकास हुआ तो कुछ शिक्षण संस्थान अंग्रेज खोलेंगे, कुछ शिक्षण संस्थान स्वयंसेवी संस्था खोलेगी, जैसे आर्य समाज खोलेगा, ब्रह्म समाज खोलेगा, और कुछ शिक्षण संस्थान इंडिविजुअल व्यक्ति भी खोलेंगे, सिंगल व्यक्ति भी खोलेगा। अंग्रेज स्वयंसेवी संस्थान, व्यक्ति, जैसे पटना मेडिकल कॉलेज, जैसे सबौर में एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, जैसे कई सारे पटना यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ये सारे अंग्रेज खोलेंगे।
स्वयंसेवी संस्था जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज ने पटना में राजा राम मोहन राय स्कूल, सेमिनेटरी स्कूल की स्थापना की, जहां पर पाश्चात्य चिंतन और पाश्चात्य तरीके से शिक्षा दिया जाता था। आर्य समाज ने कई सारे डीएवी स्कूल की स्थापना की। ये सारे कौन थे? स्वयंसेवी संस्थान, राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती। और कई सारे व्यक्ति, विशेष करके इस्लामिक समाज में, इस्लामिक समाज के आधुनिकीकरण करने के लिए भारत में कई सारे 1872 में व्यक्तियों ने मिलकर के साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, और इसका उद्देश्य था इस्लामिक समाज को तार्किक बनाना, वैज्ञानिक बनाना, ताकि उनके अंदर भी कुरीतियां क्या हो, दूर हो। तो आप याद रखिएगा, जब आप लिखिएगा बात दीजिएगा इसको, अंग्रेजों ने खोला, स्वयंसेवी संस्थाओं ने खोला, और कई सारे व्यक्ति, और ये 2-3 नाम आपको पता होने चाहिए। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि अंग्रेजों ने कौन कौन से खोले। अंग्रेजों ने ब्रिटिशर्स ने भारत में जिस शिक्षण संस्था की स्थापना की, सबसे पहले उन लोगों ने जिला स्कूल खोला, डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स। पटना में खोला, मुजफ्फरपुर में खोला, मुंगेर में खोला, आरा में खोला। जिला स्कूल का माध्यम क्या होता था? इंग्लिश होता था। तो सब लोग इसमें ज्वाइन नहीं करते थे, तो ऐसे कई सारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन मैकाले की रिपोर्ट के बाद खोले गए, और भारत के साथ साथ बिहार में भी खोले गए, और बाद में इसका विस्तार देवघर में भी हुआ, हजारीबाग में हुआ। ऐसे कई सारे जिला स्कूल जिला में खोले गए, जिसका माध्यम क्या होता था? इंग्लिश होता था। इसके बाद भारत में वुड डिस्पैच एक्ट आता है। वुड डिस्पैच जो शिक्षा में सुधार के लिए लागू किया गया था, कमीशन था ये, चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में। इन्होंने शिक्षा को लेकर के अपनी रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट के आधार पे कलकत्ता में, जैसे बंगाल और बिहार एक ही में आता था, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, और ये विश्वविद्यालय के अधीन बहुत सारे स्कूल्स कर दिए गए, बहुत सारे कॉलेज को स्टैब्लिश कर दिया गया। और विश्वविद्यालय का काम था कि हायर एजुकेशन को देना, भाषा क्या होगी? इंग्लिश होगी। और 1854 में कलकत्ता और 1863 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, पटना कॉलेज की स्थापना हुई, और जिसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होता था। और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से अंग्रेज भारत में किसको प्रोत्साहन दे रहे हैं? अंग्रेजियत को। जिला स्कूल, फिर खोले गए यूनिवर्सिटीज। उसके बाद लगातार बिहार में कई सारे साइंटिफिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करते हैं, जैसे 1917 में पटना विश्वविद्यालय, 1928 में पटना साइंस कॉलेज, 1930 में पटना इंजीनियरिंग कॉलेज। तो अंग्रेज कई तरीकों से बिहार में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करते हैं, ताकि वो लोग तैयार हो जो अंग्रेजों के पक्ष में रहे। इसके बाद अंग्रेजों ने एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए समस्तीपुर में घोड़े की अच्छी नस्ल का विकास हो, तो एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंटल सेंटर खोला, बाद में यह सबौर विश्वविद्यालय कहलाया। पटना में वेटनरी कॉलेज खोलेंगे। इसके साथ साथ तिरहुत, भागलपुर में सिल्क के लिए स्कूल खोले जाएंगे, ताकि भारत में किसका विकास हो? बिहार में एग्रीकल्चर का विकास हो। एग्रीकल्चर क्या क्या रखना है? सबौर, समस्तीपुर, तिरहुत। इसके बाद 1930 में खनिज, मिनरल्स के लिए माइंस स्कूल खोला जाएगा, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ताकि भारत में खनिज संसाधनों का दोहन हो सके, विशेष करके बिहार में। तो धनबाद में, झारखंड में जो आज पड़ता है, यहां पर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का एस्टैब्लिशमेंट किया गया, क्योंकि माइंस का वैज्ञानिक तरीके से एक्सप्लोरेशन किया जाए, और एक्सप्लोरेशन करके, इसका प्रयोग करके कहीं ना कहीं यह भी एक्सप्लोरेशन का एक तरीका था। बाद में यह संस्था नेशनल इंपॉर्टेंस का स्थान लेती है। फिर अंग्रेजों ने हेल्थ के लिए भी कई सारे इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किए, आयुर्वेद स्कूल बनाया, पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, और इस तरह से बिहार में हेल्थ के सेक्टर में कई सारे स्कूल्स या कई सारे कॉलेज खुलना चालू हुए। अंग्रेजों ने इस शिक्षा व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए बिहार या बेसिक एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की है
1938 में, ताकि जिला स्कूल और जो कई सारे स्कूल्स में शिक्षा दी जा रही है सबको एक पैटर्न में स्टैब्लिश किया जाए। तो बेसिक एजुकेशन बोर्ड की स्थापना अंग्रेज करते हैं। उसके बाद अंग्रेज फिर इन एजुकेशन सिस्टम का आधुनिकीकरण करते हैं ताकि जो उनका आउटकम है वो अधिक से अधिक हो। तो आपको क्या जानना है मोटा मोटी? पहले जिला स्कूल, कलकत्ता विश्वविद्यालय, उसके बाद विश्वविद्यालय की श्रृंखला चालू होती है। पटना विश्वविद्यालय खुलेगा, पटना वीमेंस कॉलेज खुलेगा। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में कई सारे स्कूल खुलेंगे, माइनिंग सेक्टर में खुलेंगे, हेल्थ सेक्टर में खुलेंगे। तो इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो इसको याद करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। अगर आप इस तरह के फैक्ट्स को लिख दिए, उसके आउटकम को लिख दिए, पॉजिटिव आउटकम, नेगेटिव आउटकम को लिख दिए, उसके बाद थोड़ा बिहार का एजुकेशन सिस्टम को दिखा दिए प्राचीन काल से लेकर के, उत्तर आपका डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, तो मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। कंक्लूजन में यही लिखिएगा, ये शिक्षण संस्थान नो डाउट अंग्रेजों ने अपने हित के लिए स्टैब्लिश किए थे और आज भी ये शिक्षण संस्थान बिहार को प्रज्वलित कर रहे हैं, क्योंकि पटना मेडिकल कॉलेज अपने आप में अद्भुत रोशन रखता है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज उच्च स्तर का, सबौर भारत का सबसे अच्छा कृषि विश्वविद्यालय है, और जो जिला स्कूल हैं बाद में बड़े बड़े स्कूल में कन्वर्ट हुए। तो ये शिक्षण संस्थान बिहार में एक नजीर को पेश करते हैं। तो इसके बारे में आपको एक अप्रोच लिखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू आप सभी का। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी का। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.